हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है आपको। बट यदि आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे मेंशन किया गया है फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। बट यहाँ पे मैंने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है कि सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री को कवर करेंगे। जब बायोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो हम बायोटेक्नोलॉजी को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। देखो, जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उस सब्जेक्ट में आपको ये पता नहीं होता है कि ये होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको यदि हम कोई ऐसा बुक दे दें जिसकी आप नाम भी नहीं सुने हो, तो आप बोलोगे कि इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यदि आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे स्टोरियां हैं जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप क्या करोगे, खुश होकर उस बुक को पढ़ोगे। इसी तरीके से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना होता है, ये किस तरह इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ के लिए, ये बता दें ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट के ऊपर जगा रहे। ठीक है, तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रहा होगा कि ये तो काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, बायो तो हमको ऐसे समझ में नहीं आता है, केमिस्ट्री आता है बट उतना ज़्यादा नहीं आता है, तो लेकिन यहाँ पे हम दोनों पढ़ेंगे मिला के, ये तो काफ़ी टफ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यदि बायोकेमिस्ट्री को आप ऐसे समझोगे कि बहुत टफ है तो ये मुश्किल है। टफ नहीं है, ये काफ़ी लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसको यदि आप अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाओगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। और हाँ, हम लोग प्रयास भी यही करेंगे कि जो भी इसमें नॉलेज आएगा वो हम आपको डे टू डे लाइफ से इंट्रोड्यूस कराएं कि आप ये करते होंगे तो उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें कुछ कुछ केमिस्ट्री के पार्ट्स आएंगे। यदि आपका केमिस्ट्री ठीक है तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा बायोकेमिस्ट्री। यदि आपका केमिस्ट्री थोड़ा वीक है तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे केमिस्ट्री के टर्म आएंगे वहाँ पे मैं उस चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा स्लाइड पे। ठीक है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप अच्छे से लेक्चर को ध्यान से समझें और सुनने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। हम एकदम बेसिक से ले रहे हैं। ठीक है, देखिए बायोकेमिस्ट्री को हम एक और नाम से जानते हैं, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो नोन एज केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। देखिए, बायोकेमिस्ट्री बोलता है बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है जब आप खाना खाते हो तो हमारे बॉडी के अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहा होता है। ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से ऑपरेट होता है इसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ सेलुलर कंपोनेंट है ना, कुछ सेलुलर कंपोनेंट का क्या फंक्शंस होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है पता है आपको, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा कुछ बायोमोलिक्यूल्स हो गए, कुछ इंजाइम्स हो गए। ठीक है, इसके क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शंस है, उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। दैट मीन्स हम एक शब्दों में बोलें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम यदि केमिस्ट्री के प्रिंसिपल से स्टडी करें दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। कहाँ कुछ टफ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि ये तो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें आपको कुछ बातें बताई जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ क्या है, इसका कैसे ये बनता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक होगा, प्रोटीन के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक होगा। ठीक है, तो चिंता ना करें, बस अभी बातों को समझें। चलिए
अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ें। देखो, बायोकेमिस्ट्री का यूज़ हम हर एक फील्ड में करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आपका मेडिकल हो, चाहे वो आपका फार्मेसी हो, चाहे वो आपका न्यूट्रिशन हो। हर एक फील्ड में हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या अप्लाई करते हैं मेडिकल लाइन में। देखो, एक मज़े की बात यह है कि जो यूरोपियन कंट्री के लोग होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री ना बोल के उसको मेडिसिनल केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और सबसे मज़े की बात यह है कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो गाइड करता है ड्रग की डिस्कवरी में। जैसे कि आज क्या है, कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है, लाखों लोग मर गए इसमें। ठीक है, लाखों लोग अभी संक्रमित हैं ठीक है, तो आज साइंटिस्ट क्या कर रहा है, दवा की डिस्कवरी कर रहा है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि इस वायरस में क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसका जेनोम किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने लेबोरेटरी के अंदर क्या करता है, केमिकल को तैयार करता है। ठीक है, और फाइनली एक प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को फिर हम ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करता है। ठीक है, और फिर देखता है इसमें 100% सक्सेसफुल है या नहीं है, कितने % इन्फेक्शन हो रहा है या कोई साइड इफेक्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स कि जो केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से हम दवा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, बायोकेमिस्ट्री से मिलती है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, मेडिकल रिसर्च में हमको काम करना है तो बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हमारे पास होना ही चाहिए। इसके अलावा जैसे कुछ एक ड्रग्स का नाम यहाँ पे दिया गया है, मॉर्फिन। ये हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि आप जब एमडी कर रहे होते हैं एमबीबीएस के बाद, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दवा के बारे में ही पढ़ाया जाता है। सिर्फ वैसे जान लीजिए, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, तो मॉर्फिन का यूज़ हम करते हैं पेन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, जैसे दवा आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम मॉर्फिन को दिया जाता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावे हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं बायोकेमिस्ट्री का, हम पैथोलॉजी में। जैसे आपको यदि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो हम डिजीज़ को डायग्नोस करने में, जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे आपको सिम्टम आ रहा है कि बहुत तेज़ माथा दुख रहा है, बॉडी आपकी गर्म है, थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब टायर्डनेस फील हो रहा है, तो आप क्या करते हो, जाते हो पैथोलॉब में। ठीक है, आप पैथ लैब में जाते हो। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वो आपके ब्लड के सैंपल को लेता है। ठीक है, और उसमें फिर वो कुछ समय के बाद आपको रिपोर्ट देता है कि हाँ आपको ये टाइफाइड है। ये वो कैसे पता कर लेता है कि टाइफाइड है आपको, क्योंकि वो भी बायोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशन को अप्लाई करता है। ठीक है, वो भी कई सारे केमिकल रिएक्शंस को प्रोसेस कराता है, देन आपको पता चलता है कि हाँ हमको ये बीमारी है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री का एक एप्लीकेशन हम पैथोलॉजी फील्ड में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावे आज जो हमारी कंट्री है उसमें काफ़ी लोग क्या हैं, भूखे हैं, वो उनको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन वाले जो सब्जियां होती है, जो फल होते हैं, जो फूड होता है, वो नहीं मिल पाता है। तो वो कुछ भी खा के अपने जीवन को बिताते हैं और कुछ समय के बाद उनकी बॉडी में कई सारे बीमारियां आ जाती है जो कि विटामिन से रिलेटेड होता है। तो डॉक्टर क्या करता है, आपको विटामिन के कुछ दवा देता है। ठीक है, और ये दवा का फंक्शंस या कुछ इस विटामिन का फंक्शंस क्या है, क्या रोल है इसका, ये भी कौन डिस्क्राइब करता है, बायोकेमिस्ट्री। मतलब किसी भी विटामिन का क्या रोल है हमारे बॉडी के अंदर, क्या उसका फंक्शंस है, कैसे वो काम करता है वो। ठीक है, ये सारी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही करते हैं। इसके अलावे बायोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन जो है वो नर्सेज भी अप्लाई करती है। ठीक है, क्योंकि आप जब एक नर्स से मिलोगे तो नर्स के पास काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली स्किल्स होता है। ठीक है, उसको डॉक्टर के हर बातों को मानना पड़ता है। तो आपको एक बेटर डॉक्टर बनना है तो आपके पास एक बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि आपको दवा देना है तो कौन दवा किसके साथ देना है, ये दवा अगर इसके साथ दोगे तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो इसकी भी इन्फॉर्मेशंस हमको रखनी पड़ती है, और ये इन्फॉर्मेशंस कहाँ से मिलेगी, आपको बायोकेमिस्ट्री से मिलेगी। ठीक है, अब देखो, जो नर्सेस होती है वो क्या करती है, जब आप एडमिट होते हो तो नर्सेस ही आपका देखभाल करती है। आपको उसको पता होता है ये दवा इतना टाइम में देना है, इतना अमाउंट में देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से उसको मिलता है,
बायोकेमिस्ट्री से ही तो मिलता है। इसलिए आप नर्सेस की स्टडी कर रहे हो, जैसे बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, चाहे आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है स्पेसिफिक बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम जो हमारा फील्ड है एग्रीकल्चर, देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का एग्रीकल्चर फील्ड में क्या रोल है। ठीक है, देखिए बोलता है बायोकेमिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि फार्मिंग में, फिशरीज में, पोल्ट्री में और बी कीपिंग मधुमक्खी पालन में। ये सारे चीज़ जब आप करोगे तो यहाँ पे आप बायोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा प्रिवेंटिंग डिजीज़, जैसे आप फसल लगाए, ठीक है, फसल में कुछ बीमारियाँ आ गई, ठीक है, अब बीमारी जान लिए कि हाँ इसमें ये बीमारी है, तो आप क्या करते हो, दुकान से या शॉप से ले आते हो पेस्टिसाइड, फिर उसको आप कुछ अमाउंट में मिलाते हो, फिर उसको छीड़ देते हो फसल में। ठीक है, तो ये चीज़ जो कि आपका ये दवा बना, जो पेस्टिसाइड बना, वो कैसे बनेगा, कितना अमाउंट में देना है प्लांट को, ताकि प्लांट भी सुरक्षित रहे और पेस्टिसाइड जो भी पेस्ट लगा उसके अंदर वो मर जाए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस भी हमको कहाँ से मिलता है, बायोकेमिस्ट्री से ही मिलता है। इसलिए एग्रीकल्चर वालों को भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, बट वो ह्यूमन से उतना ज़्यादा रिलेट नहीं करता है, वो ज़्यादातर प्लांट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, जब हम कोई एनिमल को पालते हैं तो उस एनिमल को कितना मात्रा में कौन सा न्यूट्रिशन देना है, ठीक है, कैसे देना है, वहाँ पे भी इस चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा बायोकेमिकल टेस्टिंग, जब कोई भी प्लांट को टेस्ट करना होता है कि इस प्लांट के अंदर टॉक्सिक कितना है, ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना, तो ये बायोकेमिकल टेस्टिंग कराया जाता है। अब देखते हैं यूजेस इन इंडस्ट्रीज़, क्या बायोकेमिकल या जो बायोकेमिस्ट्री जो हमारा है उसका यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ में कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो, बायोकेमिकल प्रोसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी ब्रांचेस लाइक फूड इंडस्ट्रीज़, जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, बहुत तरीके का रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो रॉ मटेरियल किस तरीके से बनाना है, ठीक है, ताकि इसके साइड इफेक्ट कम हो और इनका जो फ़ायदे हैं वो अधिक हो। ठीक है, तो इस तरीके का दवा या इस तरीके का रॉ मटेरियल कैसे बनेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमको बायोकेमिस्ट्री देती है। ठीक है, किस तरीके का इंजाम हम इसमें लगाएंगे, कोई इंजाम कितने तरीके से काम कर सकता है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस हमको कहाँ से मिलता है, बायोकेमिस्ट्री से मिलता है। मतलब एक साफ है कि यदि आप बायोकेमिस्ट्री के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप हर एक फील्ड में है, चाहे आप एग्रीकल्चर से हो, चाहे आप फार्मेसी से हो, चाहे आप मेडिकल से हो। ठीक है, इसका स्कोप सब जगह पे है। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में इसका क्या रोल है भाई। देखो, फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वाटर ज़रूरी है। अब वाटर को लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, उसमें कोई पैथोजन तो नहीं आ गया, तो ये जो डिटेक्शन है, डिटेक्शन करने की प्रक्रिया है, वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसके अलावा कोई भी जो ड्रग्स कितना अमाउंट में लेना है, कोई भी मिनरल्स विटामिन्स कितना अमाउंट में लेना है, देखिए हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। आप अधिक विटामिन्स को ले रहे हो, ठीक है, बिना डॉक्टर के एडवाइस के, तो वो विटामिन्स आपके शरीर के लिए साइड इफ़ेक्ट भी बन सकती है। ठीक है, इसलिए हर एक चीज़ को एक लिमिट अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो जब आप कोई भी टैबलेट खरीदते होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता होगा कि 5 मिलीलीटर, ठीक है, दिन में 2 बार, तो मतलब आप उससे अधिक ले रहे हो तो वो आपके शरीर के लिए एक ड्रग्स के समान, एक टॉक्सिक मटेरियल के समान काम करेगा। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री हमारे न्यूट्रिशन के पर्पस से भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस हम जान सकते हैं, फार्मेसी जो बी फार्मा या डी फार्मा करते हैं वो भी इस चीज़ को पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं, क्योंकि ये आइडिया देता है कि ये दवा कैसे बना होगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो देखना, जो फार्मेसी के दुकान होते हैं उनके दुकान में बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, तो उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज होता है कि इस दवा को इतना टेम्परेचर पे रखना है। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर पे रखना पे ये दवा सुटेबल रहेगा, बाद में नहीं तो ये अनयूज़फुल बन जाएगा, है ना। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमको बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही
मिलता है। इसके अलावा कि ये दवा किस तरीके से काम करती है, ये दवा किस एंजाइम की प्रेजेंस में काम करती है, इसकी इंफॉर्मेशंस भी हमको बायोकेमिस्ट्री देता है। दैट मीन्स कि बायोकेमिस्ट्री का उपयोग हम फार्मेसी के फील्ड में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने देखा कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, उसके क्या यूज़फुल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। अब जो कि हमारा सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर। ठीक है, आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है H2O। वाटर का जब आप स्ट्रक्चर फार्मूला देखोगे तो ये होता है ना, ये होता है। दैट मीन्स मैं मार्कर ले लूँ, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये उसका स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये स्पेस फिलिंग और ये बॉल एंड स्टिक मॉडल हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके लिए अलावा जो वाटर होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसको मैं देखेंगे नेक्स्ट में कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वाटर का प्रॉपर्टीज़। वाटर में क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी बोलता है वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब वाटर के पास अपना खुद का चार्ज होता है, इसलिए आप वाटर को ब्रेक कर सकते हो H+ OH- में। ठीक है, तो वाटर के पास खुद का एक चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। अब वाटर के पास एक और प्रॉपर्टी होती है कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशंस का मतलब कभी भी देखे होंगे आप, जब बारिश होती है तो वाटर स्पेरिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, कभी नहीं देखोगे कि आप स्पेरिकल फॉर्म में वाटर गिर रहा है। जब भी गिरेगा स्क्वायर के फॉर्म में गिर रहा है, जब भी गिरेगा तो स्पेरिकल फॉर्म में ही गिरेगा। ऐसा क्यों? ड्यू टू कोहेशन। ठीक है, कोहेशंस का मतलब ही होता है अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। और एडहेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, है ना। अब एडहेशंस का डे टू डे लाइफ में जो एग्जांपल है या इसके जो यूजेस हैं, आप कार धोए हो या जब भी कोई चीज़ धोते होंगे तो देखे होंगे कि कितनों धोने के बाद जब उसको आप कपड़ा से साफ नहीं करते तो कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल उस पानी जिस चीज़ को आप धोए हो उसमें चिपक जाता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडहेशन। और एडहेशन का एक और यूज़ कहाँ होता है, आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो तो ये चीज़ जानना चाहिए। देखिए ये हमारा प्लांट है, ये उसका स्टेम है। इसमें क्या होता है, फॉर द कंडक्शन पर्पस जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। हमको पता है फ्लोएम क्या करता है, फूड का कंडक्शन करता है, और जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है। तो ये एडहेशन का प्रॉपर्टी जाइलम में एप्लीकेबल होता है। जाइलम में कहीं कहीं बूंदे के फॉर्म में ऐसे वाटर होता है जो वाटर को ऊपर की तरफ खींचने में हेल्प करता है ना। तो ये बात पता चल गई कि वाटर जो है वो कोहेशन और एडहेशन प्रॉपर्टी को भी शो करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके पास हाई स्पेसिफिक हीट होता है। वाटर को आप हीट कर सकते हो, एटलीस्ट 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाओगे तो वाटर बॉइलिंग करने लगता है, इवोपरेट होने लगेगा। तो वाटर में खुद की एक हीट होती है ना। इसके अलावा वाटर की डेंसिटी जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। जो बर्फ़ होता है उसको डाल दो पानी में, बर्फ़ ऊपर तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो आइस होते हैं उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो वाटर के पास अपना खुद का एक डेंसिटी होता है जो कि ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। मतलब वाटर में सब कुछ घुल सकता है। जो अब ये नहीं कि आप बोलोगे कि सर हम डाले सैंड, ये नहीं घुला। ऐसे चीज़ जो कि डिज़ोल्व हो जाता है उसको आप वाटर में घोल सकते हो। ठीक है, तो वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इसकी होती है, वो होता है सरफेस टेंशन। वाटर के अपना एक टेंशन होता है। ठीक है, वाटर का पास एक खुद का टेंशन होता है, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, देखिए आप कई बार एक चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे, ये पानी है, पानी में कुछ ऐसे मॉस्किटो हैं जो पानी के ऊपर आराम से भाग पाते हैं, ऊपर भागने लगते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आराम से फ्लट कर लेते हैं। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेस टेंशन। क्योंकि वाटर के पास एक खुद की प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन की, इसलिए ऊपर जो छोटे छोटे मॉस्किटो होते हैं वो ऊपर पानी में चलने लगते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा वाटर के क्या क्या
प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि कभी आपने सोचा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पता है ना, ये क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये क्या है, H+, ये क्या है, ओहो सॉरी, ये H+ है, ये O- है, ये H+ है। तो H और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाता है? ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, पता है सबको। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। इसके अलावा आप जब एक गिलास पानी लेते हो तो ऐसा तो होता नहीं उसमें केवल एक मॉलिक्यूल वाटर होता है, उसमें हज़ारों मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया वाटर मॉलिक्यूल। इसके अलावा एक और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ये H+ होगा, ये हमारा क्या होता है, लोन पेयर है। तो एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड इससे बनाएगा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये इससे बनाएगा। तो टोटल हम बोल सकते हैं एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। दैट मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आप दिमाग में रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं पीएच। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है या पीएच स्केल का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? ठीक है, देखिए पीएच स्केल का जो पहले डेफिनेशन समझते हैं, क्या बोलता है, इट इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको हम बोलते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस टू द पावर टू द बेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑफ अ मॉलिक्यूल्स या ऑफ अ सॉल्यूशन। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, माइनस लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, सिंपल है। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट बात, पीएच इज अ यूनिट ऑफ मेजर विच डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी या बेसिक ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यदि हमको ये चीज़ डिस्क्राइब करना है कि ये कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो ये हमको कौन बताएगा, पीएच स्केल बताता है। पीएच स्केल का आप देखोगे जो मेजरमेंट होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। जो पीएच स्केल का जो मेजरमेंट करने का जो लिमिट होता है वो 0 से 14 तक का होता है। इफ़ लो पीएच वैल्यू करस्पॉन्ड टू हाई कंसंट्रेशन एंड हाईली पीएच वैल्यू करस्पॉन्ड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ HPH। देखो इसको मैं बताऊंगा स्केल पे। देखो यहाँ पे ये एक स्केल है, ठीक है, यहाँ पे 7 है। यदि 7 से आप इधर जाओगे, ध्यान से मेरी बात को समझें, यदि आप 7 से इधर जाओगे और इधर जब आप मूव कर रहे हो तो इधर थोड़ा लो एसिडिक मिलेगा, लो एसिडिक लो एसिडिक लो एसिडिक, और जैसे इधर आओगे वो एसिडिटी यहाँ बढ़ने लगती है, एसिड यहाँ बढ़ने लगेगा। जैसे आप 7 से इधर मूव करो, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। तो जैसे आप 7 से इधर मूव करोगे, 6 में थोड़ा कम एसिडिक होगा, 5 में थोड़ा कम होगा, 4 में बढ़ेगा, 2 में 3 में बढ़ने लगेगा। मतलब जैसे आप इधर से इधर मूव करने लगोगे एसिडिटी बढ़ने लगेगी। ठीक है, और फिर 7 से इधर मूव करोगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ने लगेगा किसी भी सॉल्यूशन का। ठीक है, चलिए अब आता है पीएच वैल्यू। देखो पीएच वैल्यू क्या बोलता है, द पीएच वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। देखो किसी भी सब सॉल्यूशन के अंदर H+ का अमाउंट ज़्यादा है, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन एसिडिक है, और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स वो बेसिक है। ठीक है,
ये बोला देखो, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज हायर देन OH देन मटेरियल इज एसिडिक, और अगर OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो मटेरियल क्या होगा, बेसिक होगा। और यदि 7 हुआ तो न्यूट्रल, 7 से कम हुआ तो एसिडिक, और 7 से अधिक हुआ तो बेसिक। न्यूट्रल का एग्जांपल पता है ना, वाटर, वाटर एक न्यूट्रल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है, जो मैंने आपको बताया। पीएच स्केल कोरेस्पॉन्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये पता है कि ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर। देखो ये बीच हमारा ये क्या है, न्यूट्रल है। जैसे इधर आप मूव कर रहे हो तो थोड़ा वीक एसिड मिलेगा, लेकिन जैसे आप 3, 2, 1 की तरफ मूव करोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिल लगेगा, ठीक है। और इधर मूव करोगे तो थोड़ा वीक मिलेगा बेसिक, और जैसे उधर मूव करोगे 13, 14 की तरफ तो आपका बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ने लगता है किसी भी सॉल्यूशन का। आया समझ में? चलिए अब ये फॉर्मूला, इस पर मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसको हम पढ़ते, पहले लोगों को समझ में नहीं आता है इसको पढ़ता कैसे वो, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे माइनस लॉग, यहाँ पे 10 भी होता है, ठीक है, माइनस लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ दैट सॉल्यूशन इज नॉट इज कॉल्ड पीएच। या पीएच का फॉर्मूला इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हमारा पास ये क्वेश्चन है जो कि इसी फॉर्मूला के थ्रू हम क्या करेंगे, बनाएंगे इसी फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा ये है, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहले क्या बोला आपसे, फाइंड पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन हैज़ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको ये इस तरह नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया हुआ है, H3O+ होगा। एज 10, किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी सॉल्यूशन का जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है वो 10 है, ठीक है, या 10⁻³ मोल्स है, 10⁻³ मोल्स है, ठीक है, मोल्स पर लीटर है। मतलब आपको पीएच फाइंड करना है एक सॉल्यूशन का जिसका हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है 10⁻³, ठीक है। तो आपको पीएच फाइंड करके बताना है कि ये पीएच ये एसिडिक है, ये सॉल्यूशन जो है वो आपका एसिडिक है या बेसिक है। क्वेश्चन समझ में आया? चलो फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आप पीएच फाइंड कीजिए किसी भी एक सॉल्यूशन का जिस सॉल्यूशन का हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ मोल पर लीटर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैंने एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। आपको ये फाइंड करके बताना है कि ये सॉल्यूशन जो कि आपको दिया गया है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। चलो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पॉज कीजिए, यदि आपसे बनता है तो स्क्रीन पॉज कीजिए, और इस फॉर्मूला के अंतर पे ये जो क्वेश्चन है वो बनेगा, आप ट्राई कीजिए। नहीं बनता है तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन बनता है तो प्लीज़ एक बार आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई ज़रूर करें। देखिए हमको पता है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग 10, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक लिखा गया, देखो मेरे पास ना वो पेन है नहीं जिससे लिखा जाता है, ठीक है ना, फिलहाल, इसलिए मुझे अपने हाथ से ही लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ी जो हैंड राइटिंग है वो मिस्टेक हो जाता है। पीएच इज इक्वल टू माइनस log टू दी बेस 10। अब कंसंट्रेट हमने फॉर्मूला क्या पढ़ने के लिए आपको बताया था कि माइनस लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 10⁻³ दिया हुआ है। अब आप लॉगरिथम पढ़ोगे तो जो माइनस जो यहाँ पे पावर है वो इधर आके इधर वो फ्रंट में आ जाता है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 log 10 टू द पावर क्या 10, ठीक है। और हमको पता है log के बेस के पावर 10 का log बेस 10 का पावर 10 यदि हो तो वो होता है 1। दैट मीन्स कि 3 × 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 क्या हो गया, एसिडिक या बेसिक, बिल्कुल एसिडिक हो गया। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। तो आप इस फॉर्मूले से भी पता कर सकते हो कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। देखो हमने कुछ नहीं करा है, पीएच का फॉर्मूला आपको पता था, माइनस लॉग बेस 10
टू द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको दिया गया है 10⁻³ ठीक है। फिर हमको पता है ये जो पावर होते हैं वो फ्रंट में आ जाता है, जब फ्रंट में आया तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया और ये 3 यहाँ पे आगे आ गया और log बेस 10⁻10 होता है और log बेस 10 का पावर 10 इज इक्वल टू होता है 1 ठीक है। log बेस 10⁻10 कितना होता है 1 होता है, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 3 और 3 हमारा क्या हो गया, आप स्केल में देखिए 3 क्या हो गया, आप स्केल में देखिए 3 क्या हो गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गया तो 3 ये क्या हो गया एसिडिक, क्या हो गया एसिडिक हो गया ना। तो आप इस फॉर्मूले के मेथड से भी पता कर सकते हो कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बफर ठीक है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है इसको हम आज पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि बफर सॉल्यूशन कहते किसको हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। बोलता है, पहले आप लिखा हुआ बाद में आप पहले मेरी बातों को समझिए ठीक है। ये लिखा हुआ बाद में पढ़ेंगे, पहले मेरी बातों पे आप ध्यान दीजिए। बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर यदि आप स्मॉल अमाउंट में एसिड मिला रहे हो या स्मॉल अमाउंट में आप बेस मिला रहे हो, फिर भी उसके जो पीएच है वो कांस्टेंट बना हुआ है, उसके पीएच में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। बट एक मज़े की बात मैं बता दूं, ऐसा 100% नहीं हो सकता है। जैसे आप सोच रहे होगे कि हम स्मॉल अमाउंट में एसिड मिलाएंगे, स्मॉल अमाउंट में बेस मिलाएंगे तो उसका पीएच जो 100 है तो 100 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफर होता है ठीक है, कांस्टेंट होता है बट ज़्यादा परिवर्तन पीएच में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो दैट मीन्स बफर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि कोई भी सॉल्यूशन में जब हम स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस को मिलाते हैं उसके बावजूद उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसका पीएच कांस्टेंट बना रहता है, तो उसको हम बफर बोलते हैं ठीक है। देखो इसको हम एक को यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला है अ बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच रेसिस्ट चेंज इन pH when a small amount of acid and base is added। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस और एसिड को मिलाते हो तो उसके pH वैसे कांस्टेंट रह जाता है, चेंज नहीं आता है, उसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, विच मटेरियल इज इन pH फेयरली कांस्टेंट इवन ऑन एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। यदि आप स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस मिलाते हो फिर भी उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसको हम बोलते हैं क्या, बफर सॉल्यूशन ठीक है। चलिए अभी हमारे उतने ये जो पॉइंट है वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब बफर का डेफिनेशन समझ में आ गया आपको। चलिए देन हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए अब एक मिनट, बफर जो है इसका एग्जाम्पल हमारा ब्लड, हमारा जो ब्लड है वो बेटर एग्जाम्पल होता है हमारे बफर का। देखो हम हर दिन क्या करते हैं, समोसा खाते हैं, अलग अलग तरीके का वेजिटेबल खाते हैं, उसका पीएच अगर हमारे बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता, यदि हमारा जो ब्लड है वो बफर सॉल्यूशन नहीं होता तो क्या होता, पीएच चेंज होता है, हम लोग पागल की तरह इधर उधर छपड़ाने लगते। तो ऐसा तो होता नहीं है ना, हमारा पीएच भी एक बफर सॉल्यूशन है। आप स्मॉल अमाउंट में कुछ भी खाते हो तो उसका पीएच अलग होगा, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, तो हमारा ब्लड में ज़्यादा परिवर्तन पीएच में नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन। अब इसका कितना होता है 7.4, ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है ठीक है। चलिए अब टाइप्स ऑफ बफर, बफर दो तरीके का होता है भाई ठीक है, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर्स ठीक है। एसिडिक बफर्स क्या होता है, सॉल्यूशन, देखो डेफिनेशन इसमें जो लिखा है वो छोड़िए, आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए ठीक है। क्या बोलता है, हम पहले पढ़ेंगे एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का मतलब क्या होता है, इसमें वीक एसिड होगा प्लस सॉल्ट होगा ठीक है। ये जो एसिडिक बफर होता है वो किसका मिक्सचर होगा, वीक एसिड और सॉल्ट। अब ये सॉल्ट किससे बनेगा, तो ये बनता है आपका वीक, ये बनेगा आपका जो सॉल्ट होता है वो बनेगा वीक एसिड
प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। उल्टा समझो ना, देखो अगर एसिड बोला है, एसिड बफर बोला है, दैट मीन्स इसमें वीक एसिड होगा, ठीक है, वीक एसिड होगा और प्लस सॉल्ट होगा। जो सॉल्ट जो होता है वो किससे मिलकर बनेगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक मिनट फिर से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया आपको। एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। हम पढ़ रहे हैं एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का डेफिनेशन क्या होगा, जो एसिडिक बफर में क्या होता है, एक वीक एसिड है तो वीक एसिड ले लीजिए आप, और ये मिक्सर होता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट का, ठीक है। जो एसिडिक बफर होता है वो मिक्सर होता है वीक एसिड और सॉल्ट का, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये सॉल्ट किसका बना होता है, तो ये सॉल्ट बना होता है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। मतलब यदि आप एसिडिक बफर पढ़ रहे हो तो एसिड आप वीक लोगे, ठीक है। तो एसिडिक बफर इज अ मिक्सर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट, एंड सॉल्ट इज अ मिक्सर ऑफ वीक एसिड एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत सारे वैसे एग्जांपल है, यहाँ पे मैं कुछ ही कराऊंगा, सारे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ आप अपने नेट से देख लेना, कुछ आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, ठीक है। चलिए वीक एसिड ऊपर हेडिंग लगाएंगे, प्लस यहाँ पे सॉल्ट जो कि किसका बना हुआ है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इधर लिखेंगे आप HCN हाइड्रोजन साइनाइड और NaCN, ठीक है। ये एक क्या है, सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनता है, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल लेंगे H2CO3 प्लस K2CO3, ठीक है। इसके अलावा HF और NaF, ठीक है। और भी एग्जाम्पल कराऊँ कि छोड़ दूँ, 3 एग्जाम्पल काफ़ी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको उतने केमिस्ट्री तो यहाँ पढ़नी नहीं है, ठीक है। HCN क्या है, एक वीक एसिड है, और NaCN जो है वो एक क्या है, सॉल्ट है जो कि मिक्सर है किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सर ऑफ अ वीक एसिड, क्या वीक एसिड एंड अ सॉल्ट, और ये सॉल्ट किसका होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। एग्जांपल देखो, ये क्या है, वीक एसिड है ना, ये जो है वो एक वीक एसिड है, ठीक है, दैट इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये क्या है, एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिए, CH3COOH इज एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये क्या है, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट जो कि मिक्सर है किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होता है, अपने स्लाइड पे आते हैं। देखिए बेसिक बफर ये क्या होता है, मैंने वहाँ पे बताया था आपको, यदि आप एसिड पढ़ रहे हो, एसिड तो वीक एसिड लोगे आप बेसिक पढ़ रहे हो तो आप क्या लोगे, वीक बेस लोगे, ठीक है, प्लस सॉल्ट लोगे। अब ये सॉल्ट किसके मिक्सर होगा, ये सॉल्ट होगा मिक्सर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये किसका मिक्सर होगा, वीक एसिड, सॉरी वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, एक बार फिर बता देता हूं मैं। जब भी आप एसिडिक बफर पढ़ोगे तो एसिडिक का मतलब, जब एसिडिक बफर है तो आप वीक एसिड लोगे, और जो सॉल्ट लोगे वो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। लेकिन जब बफर सॉल्यूशन लोगे, सॉरी जब आप बेसिक सॉल्यूशन लोगे, बेसिक आप बेसिक ले रहे हो ना, तो बेसिक ले रहे हो दैट मीन्स वीक बेस लोगे, और सॉल्ट जो होगा वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सर होगा। अब इसका कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए इसके एग्जाम्पल, एक साइड लिखेंगे हम वीक बेस प्लस सॉल्ट। ये सॉल्ट किसका किसका ये मिक्सर होगा? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, NH4OH प्लस NH4Cl। ठीक है, तो यहाँ पे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, और फिर एग्जांपल देखिए NH4OH प्लस NH4 इसमें H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल आप अपने नेट से सर्च करके खोज सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वीक बेस होता क्या है। क्लियर हो गया? चलिए अब एक बात और आप याद कर लीजिए, यदि आप वीक बेस या यदि आप स्ट्रॉन्ग बेस को याद कर पाए तो वेल एंड गुड। देखिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आने वाले जितने भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होंगे, ठीक है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड O2 और हाइड्रोक्साइड OH, जितने भी O2 और OH होंगे, ठीक है, वो सारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका KOH ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, फिर CaOH2 ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं। दैट मीन्स आपको ये याद रखना है कि ग्रुप 1 और 2 में जो भी आ रहे हैं वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होंगे, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ये आपका कंसेप्ट है, आप याद रखें, आपको काम आएगा। वैसे आप केमिस्ट्री में इसको और भी बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट, और ये सॉल्ट क्या होगा? वीक बेस होगा प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, ये एक वीक बेस है और सॉल्ट जो है वो मिक्सर किसका है? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। क्लियर हुआ? चलिए अब हाउ बफर वर्क, बफर कैसे वर्क करता है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन जो है वो कैसे वर्क करता है, देखिए इसको आप इसी स्लाइड को यहाँ पे बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला, HA को इन्होंने ब्रेक करा H प्लस और A माइनस में। H प्लस मतलब ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, तो जब आप OH रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल फ्रॉम बफर देन इक्विलिब्रियम, देखो जब आप इसमें छोड़ो, इसमें आपको स्लाइड पे आइए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसे वहाँ पे था HA, इसको उन्होंने ब्रेक करा, H प्लस A माइनस में ब्रेक हुआ। ठीक है, एक सॉल्यूशन है ये। ठीक है, इस सॉल्यूशन में HA प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है ना, इसको ब्रेक किया तो ये H प्लस और A माइनस में टूट गया। अब ये सॉल्यूशन है जो वो HA जो है वो उसका सॉल्यूशन है। इसमें आप H प्लस को ऐड करोगे तो किससे जुड़ेगा? हमेशा एसिड प्लस बेस जुड़ता है, मिलके क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो H प्लस अब एसिड डाल रहे हो तो जाके किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ, तो A माइनस के साथ रिएक्ट करके बनाएगा HA माइनस। ठीक है, और ये H प्लस को वो बाहर कर देगा। ठीक है, और हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके जो पीएच में उतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन H प्लस A माइनस। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है जो HA का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें आप अबर क्या कर रहे हो? A ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो ये जाके रिएक्ट करेगा किसके साथ? H के साथ, और बनाएगा HA माइनस, दोनों फॉर्म में वही बना रहा है, और यहाँ पे A माइनस को वो बाहर कर देगा। ठीक है,
ए माइनस को वो जो इसको है उसको वो बाहर कर देगा। तो आप देख रहे हो कि यदि आप एसिड डाल रहे हो तो बेस के साथ जाकर रिएक्शन कर रहा है, यदि आप बेस डाल रहे हो तो वो जाके एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, और इस तरह हमारा जो बफर सॉल्यूशन है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, यही प्रोसेस को यहाँ पे डाला गया है और उसी को बोलते हैं लीचेटेरियल्स प्रिंसिपल। इसी चीज़ को हम बोलते हैं लीचेटेरियल्स प्रिंसिपल। ठीक है, इसको आप केमिस्ट्री में और अच्छे तरीके से पढ़ोगे। फिलहाल हमको उतना केमिस्ट्री यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बेसिक केमिस्ट्री आना चाहिए जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, आया समझ में? चलिए एक बार फिर मैं इस स्लाइड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई लोगों को लगा होगा कि ये स्लाइड सर तो एक्सप्लेन किए नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या बोला, ये एक सॉल्यूशन है, मैं चीसूँगा नहीं ताकि चीज़ों आपको आप पढ़ते जाओ। ये एक सॉल्यूशन है जो कि ए का सॉल्यूशन है, इसको उन्होंने ब्रेक कर दिया। अब इसमें उन्होंने क्या कर रहा है, बोल रहा है OH जो कि एक्वस है, जो कि बेसिक है, वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल से। ठीक है, और फ्रॉम बफर पुशिंग द इक्विलिब्रियम टू द राइट। जो फिर मैंने बताया कि जो आप H में यदि आप OH ऐड कर रहे हो तो ठीक है, वो क्या करेगा, यदि देखो ना कि H है उसमें आप जैसे HA का सॉल्यूशन है उसमें आप OH ऐड कर रहे हो तो वो जाके रिएक्शन करेगा इसके साथ करेगा, ये बेस है, ये एसिड है, और ये A माइनस को बाहर कर देगा। बस कंसेप्ट इतना आप याद रखें कि एसिड जो है वो जाके बेस के साथ रिएक्शन करता है, और बेस जब डालोगे तो वो जाके एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर इतना रखें, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, चलो एक देख लीजिए, क्या एसिड प्लस बेस हमेशा रिएक्ट करेंगे और मिलके बनाते हैं सॉल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नाउ हमारा लेक्चर यहाँ पे स्टॉप होता है, एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।